नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल प्रजापति स्पेक्ट्रम क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। कल हम प्लांट रेस्पिरेशन की बात कर रहे थे बेटा। प्लांट रेस्पिरेशन में अपन ने बात कर ली थी इसके पार्ट फर्स्ट वीडियो में कि जो श्वसन होता है उस श्वसन की प्रक्रिया में अपन ने बात करी थी कि जटिल कार्बनिक पदार्थों से सरल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। और ये जो जटिल कार्बनिक पदार्थों से सरल कार्बनिक पदार्थों का जब निर्माण होता है तो इसी दौरान एटीपी के रूप में ऊर्जा भी मुक्त होती है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा? श्वसन कहलाती है। और इसी के अंतर्गत अपन ने बात कर ली थी श्वसन के प्रकारों की। श्वसन के जो प्रकार थे वो ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन दोनों की बात कर ली थी अपन ने। ऑक्सी श्वसन में बात करी थी कि ऐसा श्वसन जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है वो ऑक्सी श्वसन कहलाता है सामान्यतः, और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है वो अनॉक्सी श्वसन कहलाता है। ऑक्सी श्वसन की ये जो प्रक्रिया होती है जिसमें कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदला जाता है, इस प्रक्रिया के अंतर्गत क्रेब्स साइकिल, इसके अलावा ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसके अलावा जो जितने भी चक्र हैं उन सब चक्रों की बात बेटा अपन यहाँ पर करेंगे। जिसमें अपन ने कल बात कर ली थी ग्लाइकोलाइसिस साइकिल की। और ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में अपन ने बोला था कि इस ग्लाइकोलाइसिस जो साइकिल होता है, इस ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में ग्लूकोज का जो आंशिक अपघटन होता है, ग्लूकोज का यह जो आंशिक अपघटन होता है, इस अपघटन के दौरान पाइरुविक जो एसिड रहता है उस पाइरुविक एसिड के दो अणुओं का निर्माण होता है। तो पाइरुविक एसिड के जो दो अणु निर्मित हो चुके थे उन दो अणुओं की बात करेंगे बेटा कि वो जो दो अणु रहते हैं वो आगे अन्य जो कार्बनिक पदार्थ रहते हैं उनके अपघटन में सहायक होते हैं। तो जैसे ही पाइरुविक एसिड का निर्माण होता है, ये जो पाइरुविक एसिड जो रहता है बेटा ये क्रेब्स साइकिल में प्रवेश करता है। लेकिन क्रेब्स साइकिल की बात करें कि ये जो पाइरुविक एसिड का अपन अब आगे अपघटन की बात करें कि पाइरुविक एसिड का जो आंशिक अपघटन होता है, ये आंशिक अपघटन यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो ये एसिटाइल कोएंजाइम ए में परिवर्तित हो जाता है। यदि पाइरुविक एसिड का अपघटन जो होता है, ये जो पाइरुविक एसिड था, इस पाइरुविक एसिड का जब अपघटन होता है किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो यह एसिटाइल कोएंजाइम में परिवर्तित हो जाता है। और यदि इसका अपघटन जो रहता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो ये एथिल अल्कोहल, तो यह एथिल अल्कोहल का निर्माण करता है। ठीक है बेटा। तो अपन यहां पे बात करेंगे पाइरुविक एसिड के ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपघटन की। तो पाइरुविक एसिड का जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब अपघटन होता है तो ये क्रेब्स जो साइकिल होता है क्रेब्स साइकिल को संपन्न करता है। लेकिन क्रेब्स साइकिल की यह प्रक्रिया जो होती है बेटा ये माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। और क्रेब्स साइकिल में क्रेब्स साइकिल जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होगा। अर्थात क्रेब्स साइकिल में पाइरुविक एसिड को प्रवेश करने के लिए इसे एक मध्यवर्ती उत्पाद बनाने की आवश्यकता होती है और इस मध्यवर्ती उत्पाद का नाम होता है एसिटाइल कोएंजाइम। यानी कि पाइरुविक जो एसिड रहेगा वो पाइरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए में परिवर्तित होगा और परिवर्तित होने के बाद में ही वो क्रेब्स साइकिल के अंदर प्रवेश करेगा। जैसे ही क्रेब्स साइकिल के अंदर प्रवेश करता है फिर इसका अपघटन और अपचयन होना शुरू हो जाता है। अब देखिएगा बेटा इस दौरान क्या होता है कि पाइरुविक जो एसिड रहता है ये पाइरुविक एसिड दो NAD अणुओं से 2NADH2 का निर्माण करेगा और एसिटाइल कोएंजाइम ए में परिवर्तित हो जाएगा। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम जो रहता है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रवेश कर जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रवेश करने के बाद में ये क्या करता है बेटा ऑक्सलो एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करके ऑक्सलो एसिटिक एसिड जिसके ऊपर ने बात कर ली थी कि ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में सब बनता है, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए ऑक्सलो एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करके सिंथेटिक एंजाइम की उपस्थिति में जल योजन की क्रिया के द्वारा एक जल के अणु से क्रिया करता है और क्रिया करके इसका निर्माण करता है बेटा सिट्रिक एसिड का निर्माण कर लेता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि जो पाइरुविक एसिड था उस पाइरुविक एसिड ने एसिटाइल कोएंजाइम ए में परिवर्तित हुआ। एसिटाइल कोएंजाइम ए में परिवर्तित होने के बाद में ये जो पाइरुविक एसिड रहता है ये ऑक्सलो एसिटिक एसिड का निर्माण कर लेता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित ऑक्सलो एसिटिक एसिड सिंथेटिक एंजाइम की उपस्थिति में एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ क्रिया करके सिट्रिक एसिड का निर्माण कर लेगा। और इस दौरान क्या होता है अब जो सिट्रिक एसिड बनाया था ये सिट्रिक एसिड एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में एक जल के अणु को मुक्त करके सिस एकोनिटिक एसिड में परिवर्तित हो जाएगा। जो सिट्रिक एसिड बना था वो सिट्रिक एसिड एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में सिस एकोनिटिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। और जब सिस एकोनिटिक एसिड में जब ये परिवर्तित होता है तो परिवर्तित होने के बाद में एक जल के अणु के साथ पुनः क्रिया करता है और उसके साथ क्रिया करके पुनः एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या करता है बेटा
एकोनिटाइल एंजाइम की उपस्थिति में आइसोसिट्रिक एसिड का निर्माण कर लेगा। तो सिस एकोनिटिक एसिड एकोनिटाइल एंजाइम की उपस्थिति में आइसोसिट्रिक एसिड का निर्माण करता है और ये जो आइसोसिट्रिक एसिड जो रहता है इस दो ये क्या करता है ना एक जल के अणु को मुक्त करता है और हाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में दो NAD के अणुओं से दो NADH2 के अणुओं को निर्माण करता है। NADH2 की बात कर ली थी अपन ने, निकोटिनोमाइड एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजनेज की बात कर ली थी बेटा अपन ने, जो कि ATP अणुओं के ही रूप होते हैं। आइसोसिट्रिक एसिड जो रहेगा ये आइसोसिट्रिक एसिड हाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड का निर्माण करेगा। क्या बनाएगा बेटा? ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड बनाएगा। जब ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड का निर्माण हो जाता है आइसोसिट्रिक एसिड के द्वारा तो उसी दौरान डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में एक CO2 अणु को तो यहां पर मुक्त किया जाता है और CO2 अणु जब मुक्त हो जाता है तो मुक्त होने के बाद में अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड का निर्माण करता है। अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड जो बनता है बेटा ये अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड कितने कार्बन वाला होता है? ये होता है 5 कार्बन वाला। ये होगा बेटा 5 कार्बन वाला, यानी कि ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड जो बना था उसने डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया करके क्या बनाया है बेटा? 5 कार्बन युक्त अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड का निर्माण कर लिया है। ये अल्फा कीटोग्लूटेरिक जो एसिड रहता है ये भी डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में एक CO2 अणु को मुक्त कर देता है और मुक्त करने के बाद में दो NADH2 अणु का निर्माण करता है। ठीक है, एक CO2 अणु को यहां पर मुक्त कर देता है तो और क्या करता है बेटा? 2 NADH2 अणु का निर्माण करता है। इसी के साथ ये और एंजाइम एक के साथ भी रिएक्शन करके क्या बनाता है बेटा? सक्सिनेट एसिड का निर्माण करता है और ये जो सक्सिनिक एसिड जो रहता है ये सक्सिनेट एसिड थायोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में दो JTP अणुओं का GTP अणुओं का निर्माण करता है और ये जो 2 GTP जो अणु रहते हैं ये 2 GTP अणु भी गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि ये भी ATP के ऊर्जा के अणु होते हैं। तो सक्सिनिल एसिड जो रहेगा ये सक्सिनिल एसिड थायोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में सक्सिनिक एसिड का निर्माण कर लेगा और सक्सिनिक एसिड जब बन जाता है बेटा तो ये जो सक्सिनिक एसिड रहेगा ये सक्सिनिक एसिड भी डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में H2O मुक्त करेगा और दो FADH2 यानी कि फ्लेविक एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजनेज का निर्माण कर लेगा, जो भी क्या रहते हैं बेटा? ऊर्जा के अणु रहते हैं। इनका जब निर्माण कर लेता है, निर्माण करने के बाद में ये सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्यूमेरिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है और ये जो फ्यूमेरिक एसिड रहेगा ये फ्यूमेरिक एसिड सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बनने के दौरान दो FADH2 अणुओं का निर्माण होता है। फ्यूमेरिक एसिड जो देता है बेटा ये फ्यूमेरिक एसिड फ्यूमरेज एंजाइम की उपस्थिति में मेलिक एसिड बनाता है और ये जो मेलिक एसिड रहेगा यानी कि फ्यूमरेज एंजाइम की उपस्थिति में मेलिक एसिड बना किससे? फ्यूमेरिक एसिड से। और ये जो मेलिक एसिड रहता है ये मेलिक एसिड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में 2 NADH2 से 2 NADH2 का निर्माण कर लेगा और निर्माण करने के बाद में एक जल के अणु को बाहर मुक्त कर देगा और किसका निर्माण कर देता है बेटा? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड का। और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जब निर्मित हो जाता है तो ये क्या करता है बेटा? पाइरुविक एसिड जो कि एसिटाइल कोएंजाइम में परिवर्तित हो चुका था उस पाइरुविक एसिड के साथ पुनः क्रिया करता है और क्रिया करने के बाद में सिंथेटाइल एंजाइम की उपस्थिति में यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में सिट्रिक एसिड का वापस से निर्माण कर लेता है। इस प्रकार से बेटा ये क्रेब साइकिल लगातार चलता रहता है। एक बार और देखिएगा बेटा इसमें क्या होता है कि पाइरुविक एसिड जो था पाइरुविक एसिड ने क्या करा बेटा? एसिटाइल कोएंजाइम में परिवर्तित हुआ, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के साथ क्रिया करी, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड सिट्रिक एसिड बनाता है, सिट्रिक एसिड से 6 एकोनिटिक एसिड बनाएगा एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में। एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में पुनः आइसोसिट्रिक एसिड का निर्माण होता है और ये जो आइसोसिट्रिक एसिड रहेगा ये हाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड का निर्माण कर लेगा। ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड बनाएगा जो कि 5 कार्बन युक्त रहता है। अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड HCO2 अणु को मुक्त करते हुए सक्सेनिल कोएंजाइम में परिवर्तित हो जाता है और सक्सेनिल कोएंजाइम ए जो रहेगा ये सक्सेनिल कोएंजाइम में सक्सेनिक एसिड में परिवर्तित हो जाएगा थायोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में और दो अणु GTP के मुक्त करेगा और सक्सेनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड में परिवर्तित होगा, फ्यूमरेज एंजाइम की उपस्थिति में मेलिक एसिड बनाएगा और मेलिक एसिड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में 2 NADH2 में परिवर्तित हो जाएगा।
और 2 NADH2 का निर्माण करके ऑक्सैलोएसिटिक एसिड का निर्माण कर लेगा। और ऑक्सैलोएसिटिक जो रहता है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड ये एसिटाइल कोएन के साथ रिएक्शन करता है और क्रेब्स साइकिल को संपन्न करता है। इस प्रकार से ये साइकिल लगातार चलता रहता है। लेकिन एक चीज याद रखना बेटा, अपन ने पढ़ा था कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में या श्वसन की प्रक्रिया में हमेशा एटीपी के रूप में ऊर्जा अणुओं का निर्माण होता है। तो यहाँ पर ऊर्जा अणु जो बनते हैं वो ऊर्जा अणु, कितने ऊर्जा अणुओं का निर्माण होगा बेटा, यहाँ पर देखना कि इस दौरान कितने अणु बेटा 6 NADH2 का निर्माण होता है। कितने बेटा NADH2 अणु कितने बनते हैं? 6 NADH2 अणु का निर्माण होता है। 6 NADH2 अणु यानी कि कहां पर एक NADH2 अणु, जैसे ही क्रेब्स साइकिल यहां से संपन्न होता है तो एक NADH2 अणु कहां पर बन गया बेटा, यहां पर बन चुका है। ठीक है, 2 NADH2 अणु यहां पर बन गए, उसके बाद में 2 NADH2 अणु यहां पर बन गए और उसके बाद में 2 NADH2 अणु यहां पर बन गए, यानी कि 6 NADH2 अणु का निर्माण होता है। और एक NADH2 अणु में कितने एटीपी अणु होते हैं बेटा? एक NADH2 में 3 एटीपी अणु होते हैं। 3 एटीपी अणु, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणु उपस्थित होते हैं। इसके अलावा बेटा इसमें 2 FADH2 का निर्माण होता है। FADH2 कितने? 2 FADH2 अणु का निर्माण होता है। और एक FADH2 में कितने अणु रहते हैं? एक FADH2 में या एक FAD में 2 एटीपी अणु रहते हैं बेटा। ठीक है, और दो ही क्या किसका निर्माण होता है? 2 GTP का निर्माण होता है। ठीक है, यानी कि 2 एटीपी अणु यहां पर उपस्थित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से बेटा क्या होता है कि 6 NADH2 FADH2 के दो अणु और GTP के 2 अणुओं का यहां पर निर्माण हो जाता है। और इस प्रकार से ये क्रेब्स साइकिल यहां पर संपन्न होता है, जिसमें ऊर्जा अणु के रूप में NADH2 FADH2 तथा GTP का निर्माण होता है। इसी प्रकार की अन्य वीडियो देखते रहने के लिए बेटा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे की वीडियो आपको इसी प्रकार मिलती रहेगी हमारे YouTube चैनल स्पेक्ट्रम क्लासेस 12 में। नमस्कार।